एक साथ 36,590 नौ चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के आज के समारोह में उपस्थित हमारे सभी जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, नवनियुक्त शिक्षकगण हैं, मैं इन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं बेसिक शिक्षा परिषद को, जिन्होंने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए सफलतापूर्वक आज 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी शुचिता, पूरी पारदर्शिता के साथ आज संपन्न किया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उपलब्धि इसलिए है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईमानदारी पूर्वक कार्य करना अपने आप में एक चुनौती हो जाती है। पग पग पर बाधाएं आती हैं। जनवरी 2019 में प्रक्रिया हमारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति न्यायालय में जाता था और फिर न्यायालय की प्रक्रिया के तहत वह मामला लटकते लटकते हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने और सुप्रीम कोर्ट से वापस अंततः विजय प्राप्त करने के बाद आज हम सब इस प्रक्रिया को आज यहां पे संपन्न करने जा रहे हैं। हमारे लिए ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करना इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रदेश के अंदर हमारे पास 1,58,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं, और 1,58,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के इन विद्यालयों में बहुत सारी जगह ऐसी स्थिति थी जहां पे या तो शिक्षक नहीं थे विद्यालयों में, या एकल शिक्षक के कारण एक विद्यालय में अगर 5 क्लासेस चल रही हैं तो उम्मीद करना कि एक शिक्षक 5 क्लासेस एक साथ ले लें तो इन बच्चों के साथ अन्याय है। जब बच्चे पर, एक बालक पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, तो अब शिक्षक न हो या वहां पे पठन पाठन का माहौल न हो, शासन की सुविधाएं उपलब्ध न हो, और फिर हम उम्मीद करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने प्रदेश को अग्रणी राज्यों में लेकर के जाएं और फिर दुनिया के विकसित देशों के साथ हम प्रतिस्पर्धा करने की बात सोचें, तो ये अपने आप में दिवा स्वप्न था। इसलिए प्रदेश सरकार ने एक एक करके हर एक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने का प्रयास किया, और बेसिक शिक्षा परिषद हमारे सुधार का एक प्रमुख केंद्र बिंदु इसलिए भी बना क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद में अनेक संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं के बीच ही जो कार्यक्रम चले हैं वे बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े हैं। पिछले 3.5 वर्षों में, यानी पिछले 8-9 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है, लेकिन उससे पहले जो 3 वर्ष का कार्यकाल संपन्न हुआ, इन 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हम लोगों ने देखा कि प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद में लगभग 50 लाख से अधिक बालक बालिकाएं अतिरिक्त स्कूलों में प्रवेश ली हैं। इतनी बड़ी संख्या, 50 लाख राज्यों के, बहुत सारे राज्यों के लिए एक बड़ी संख्या है, लेकिन इतने बच्चे ऐसे थे जो स्कूल नहीं जा पाते थे। बहुत सारी परिस्थितियां थी। एक, उनके साथ कोई संवाद बनाने वाला नहीं था, उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं था, उनको कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं था, उनको कोई समझाने वाला नहीं था, या बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास कपड़े नहीं होते थे। सरकार ने फिर निर्णय लिया कि हम 2-2 यूनिफॉर्म, फिर सरकार ने निर्णय लिया, क्योंकि अक्सर हम लोग जाते थे, देखते थे गांव में बहुत सारे बच्चे जो नंगे पैर स्कूल जाते थे, तो उन बच्चों को भी अच्छा यूनिफॉर्म मिल सके, उनके लिए जूते मोजे उपलब्ध हो सके, उनको देने की व्यवस्था की। जाड़ों के दौरान सरकार ने जब देखा कि भीषण शीतलहरी में बच्चे ठिठुर रहे हैं, तो उन्हें स्वेटर देने की कार्रवाई को भी सरकार ने आगे बढ़ाया। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 के इस कालखंड में देश को भी बचाया, कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के साथ साथ हर एक तबके तक बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का और आर्थिक पैकेज का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी किया, रोजगार के लिए कार्य भी किया, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरे देश का आह्वान भी किया।
ये सभी कार्यक्रम इस दौरान हुए और इस दौरान लगभग 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी देश के अंदर लागू हुई। मेरी अपील होगी जितने हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारीगण होंगे इन सब से कि जितने नवनियुक्त शिक्षक हैं इन सभी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक एक प्रति उपलब्ध करवाने का कार्य जरूर करवा लें। ये लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए प्रारूप का अध्ययन जरूर कर लें। उसके अनुरूप बेसिक शिक्षा परिषद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हमें कैसे शिक्षा के केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उसको व्यावहारिक धरातल पर हम एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इस पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अब शिक्षा को हम एक सीमित दायरे तक कैद करके नहीं रख सकते। देखिए, ज्ञान का दायरा बहुत विराट है, बहुत विस्तृत है। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि हम एक शिक्षक को एक बार नियुक्ति पत्र दे देते हैं और उसके बाद फिर वो आजीवन शिक्षक हो जाता है। कुछ रिफ्रेशर कोर्सेज हमारे चलते रहने चाहिए वर्ष में, वर्ष भर कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। एक शिक्षक को हमेशा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नई तकनीक के साथ, ज्ञान विज्ञान के नए प्रयोग और नए अनुसंधान के साथ हमेशा अपने आप को अपडेट करके रखना होगा। अगर आप उसके योग्य नहीं हो पाएंगे तो फिर एक सफल शिक्षक होने में हमेशा आपके जीवन में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता दिखाई देगा। एक शिक्षक को कभी भी अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और इस प्रकार की स्थिति नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए अपने आप को हमेशा जो ज्ञान का विस्तृत दायरा है इसके बारे में जानकारी रखना, प्रतिदिन होने वाली तकनीक के परिवर्तन और ज्ञान विज्ञान के नए अनुसंधान और नए प्रयोगों के बारे में जानकारी रखना, ये अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं, लेकिन हम उन चीजों को देखें। तीसरा, हम कोई भी पाठ्यक्रम हो उस पाठ्यक्रम के सरलीकरण के बारे में सोचें, कैसे हम उसका सरलीकरण कर सकें जो बहुत अच्छे ढंग से बच्चों की समझ में आ सके और स्कूल आने में उसको कोई हिचक न हो। अक्सर होता क्या है, जब आप किसी बच्चे को स्कूल में डांटते हैं, फटकारते हैं, उसको बुरा बोलते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, वो स्कूल नहीं आना चाहता। मैं अक्सर देखता हूं, गांव में जाता हूं, देखता हूं बहुत सारे बच्चे गांव में खेलते हैं, भागते हैं। मां बाप भी पढ़े लिखे न होने के कारण जब मैं उन बच्चों से पूछता हूं स्कूल क्यों नहीं गए, तो बोलते हैं साहब मास्टर साहब मारते हैं। अब देखिए, शिक्षक की पिटाई के भय से वो बच्चा स्कूल नहीं जाता। मैं मां बाप से बोलता हूं कि बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजा, तो कहते हैं हमारा एक ही लड़का है, स्कूल जाने में डरता है, हम लोग भी भय के मारे नहीं भेजते। देखिए, बच्चे के मन में एक उत्साह होना चाहिए स्कूल के नाम से, एक उमंग होनी चाहिए स्कूल के नाम पे। नई खेल खेल में हम उसको नई चीजें कैसे सिखा सकते हैं, कहानियों के माध्यम से एक नया उत्साह उसके मन में कैसे भर सकते हैं, छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से उसको हम नए प्रयोग के माध्यम से पाठ्यक्रम के बारे में उसको कैसे उनके मन में रुचि भर सकते हैं। हमें इसके बारे में एक नया वो शुरू करना चाहिए, अन्यथा ये स्कूल चलो अभियान फेल हो जाएगा। अगर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, उसके मन में स्कूल का भय होगा। दूसरा, हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार होना होगा। देखिए, पिछले 9-10 महीने से स्कूल बंद हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस चलाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन तभी सार्थक हो सकता है जब उस बच्चे को घर में पढ़ाने वाला और बताने वाला कोई व्यक्ति हो। दूसरा, हर बच्चे के पास स्मार्टफोन या फिर टैबलेट नहीं है। कैसे हम इसको देख सकते हैं, कैसे हम एक ऐसी व्यवस्था कर सकें कि ये
हमारी शिक्षा की व्यवस्था हर परिस्थिति में हर बच्चे तक पहुंचने में सक्षम हो सके। जहां स्वयं मां बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, वहां पे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि बच्चा जो है उस माहौल में किसी एक व्यवस्था के साथ जुड़ सके। ये स्मार्टफोन, ये टैबलेट या ये लैपटॉप या जो भी अन्य ये चीजें हैं, ये वहां के लिए हैं जहां पर बताने वाला कोई व्यक्ति हो, गाइड करने वाला कोई व्यक्ति हो, उन लोगों को सही जानकारी और सही तथ्य की जानकारी देने वाला हो। अन्यथा ये भटकाव ज्यादा पैदा करेगा, अव्यवस्था का कारण बन सकता है। हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। एक नई चुनौती के साथ स्कूल कुछ समय के बाद खुलने वाले होंगे और हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा अभी से। और मैं सभी जितने भी हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारीगण हैं, मैं उनको चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा, इसकी शुरुआत अपने बेसिक शिक्षा कार्यालय से आप शुरू करिए। पहले बेसिक शिक्षा कार्यालय को इस लायक बनाइए कि कोई भी शिक्षक वहां जाए तो उसको वहां एक माहौल दिखाई दे कि ये बेसिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं उनका एक मंदिर है, उनका एक पवित्र स्थल है। वहां बैठने की व्यवस्था, साफ सुथरी व्यवस्था, जगह जगह पान खा करके न थूका हुआ हो, जाले न लगे हों, कोई भी वहां पर शिक्षक की छुट्टी के साथ या शिक्षक के रिटायर होने वाले शिक्षक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी उसके साथ दुर्व्यवहार या उसके साथ भेदभाव या उसके साथ किसी भी प्रकार के लेन देन की शिकायत की कोई भी किसी भी प्रकार की गुंजाइश न रहे, इस प्रकार का एक वातावरण अपने कार्यालय में पैदा करिए। और अपने कार्यालय के बाद ये सुनिश्चित करें कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, वे अपने अपने विद्यालयों में जाकर के ज्वाइन करके उनके द्वारा अपने कार्य प्रणाली शुरू हो जाए। विद्यालय को ठीक करें, उसका रंग रोगन करवा लें, बैठने की व्यवस्था ठीक कर लें, टॉयलेट ठीक कर लें, पेयजल की व्यवस्था ठीक कर लें। विद्यालय में इस प्रकार का माहौल बना लें कि जब भी केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी करेगी, राज्य सरकार जब भी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को खोलने के लिए कहेगी, उस दौरान स्कूल चलो अभियान के तहत फिर हम बच्चों को स्कूल में लाने की व्यवस्था कर पाएंगे। लेकिन इस दौरान हो सके तो गांव-गांव में जाकर के 8-10 बच्चों के साथ बैठने का कार्यक्रम, अभिभावकों के साथ बैठने का कार्यक्रम आप प्रारंभ कर ही सकते हैं। उनकी समस्याओं को गांव में जाकर के सुनने की आदत हमें डालनी चाहिए। यह हमारी ड्यूटी का हिस्सा होना चाहिए। एक शिक्षक भले ही विद्यालय में सरकार का उसका कार्यकाल 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे का होगा, लेकिन वह शिक्षक तो 24 घंटे का है और आजीवन उसको शिक्षक रहना है। तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति श्रद्धा का अभाव तब होगा जब अभिभावकों के साथ और उन बच्चों के साथ उसका सीधा संवाद हो। हमारा प्रयास हो कि हम गांवों में जाएं, बच्चों की मंडली बैठ करके, उनके साथ बैठ करके कोविड-19 के खतरों के बारे में भी बताएं, सावधानी और सतर्कता के बारे में बताएं, थोड़े बहुत पाठ्यक्रम के बारे में भी चर्चा हो जाए, अभिभावकों के साथ भी चर्चा हो जाए। क्या माहौल बनाना है, इस कोविड-19 में संक्रमण से ही बचाना है, लेकिन साथ साथ पाठ्यक्रम के बारे में भी बताना है। कैसे आने वाले समय में हम इन सब का सामना कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में भी हमें उन्हें बताना पड़ेगा। एक बड़ा कार्य इसके माध्यम से हो सकता है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज 69,000 शिक्षकों की चयन की सफलतम प्रक्रिया आज हमारी पूरी हो रही है। अनेक विघ्न बाधाएं आई, लेकिन सबका समाधान करते हुए, और मेरे लिए प्रसन्नता इस बात को लेकर के है कि आज हमारी ये चयन की प्रक्रिया, हमने प्रदेश के अंदर अब तक 3.5 लाख से अधिक प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने के कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफल रहे हैं। 3.5 लाख का आंकड़ा ये आज पूरा हो चुका है। अब नई प्रक्रिया इसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे। कोविड-19 की संक्रमण की स्थिति को देखते हुए हम लोग एक बार इसका अध्ययन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए, इसके बाद नई प्रक्रिया अलग अलग विभागों में, बेसिक शिक्षा परिषद के भी और अन्य विभागों में जो भी होंगे, इन सबको आगे बढ़ाने, तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य शासन स्तर पर प्रारंभ होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि जिन लोगों का आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है अलग अलग जनपदों में, हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण,
अलग अलग जनपदों में इस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं और मैं चाहूंगा वे सभी शिक्षक अपना नियुक्ति पत्र लेने के साथ जनपद और जनपदों में कौन से विद्यालय उनको दिए जा रहे हैं, बेसिक शिक्षा परिषद इन चीजों को एक बार देखेंगे। मेरिट के आधार पर बिना भेदभाव के किसी भी प्रकार की कोई शिकायत की गुंजाइश कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। पूरी पारदर्शी तरीके से कार्यक्रम होने चाहिए और इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद के उन सभी जो सुधारात्मक कदम बेसिक शिक्षा परिषद ने इस दौरान उठाए हैं, इन सभी को हमें तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। जब भी बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चों को विद्यालय में बुलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, हम उस दौरान इस कार्यक्रम को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आप सभी लोगों को मैं हृदय से आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि एक योग्य शिक्षक के रूप में आप सभी अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के आमूलचूल परिवर्तन के इस अभियान में सहभागी बनेंगे। आप सबकी नियुक्ति के लिए आप सभी को हृदय से बधाई, आपके सभी परिवार के सदस्यों को, आपके मित्रों को बधाई, शुभकामनाएं और बेसिक शिक्षा परिषद को इस एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए कि प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी का जो प्रदेश सरकार का संकल्प था, उस शिक्षा परिषद ने पूरी के साथ आगे बढ़ाया है। आप मेरी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।